हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पब्लिक फाइनेंस के बारे में। फर्स्ट चैप्टर है जो आपका एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक फाइनेंस, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इसका मीनिंग होता है, क्या स्कोप है। स्कोप को हम लोग सब्जेक्ट मैटर भी कह सकते हैं, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है। और क्या नेचर होता है आपके पब्लिक फाइनेंस का। और नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके जो आगे आने वाले पॉइंट्स हैं, डिफरेंस है प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्राइजेज में, एंड उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आप वेबसाइट भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसको भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं अपनी सारी पीडीएफ्स को अपलोड करती जाऊँगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। कोई भी आपको डाउट हो वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज के लेक्चर को। पब्लिक फाइनेंस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसकी क्या इंट्रोडक्शन है, मीनिंग्स हैं, जो डेफिनेशंस दी गई हैं डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के द्वारा, स्कोप या फिर सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब पब्लिक फाइनेंस में पढ़ा क्या जाता है, और नेचर क्या है। नेचर का मीनिंग है क्या ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है, पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव है। और ये भी डिस्कस करेंगे ये साइंस है या फिर आर्ट है या दोनों है। तो ये सारा कुछ आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है। देखो, पब्लिक फाइनेंस भी एक इकोनॉमिक्स की ही ब्रांच है, जिसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं कि कहाँ से पैसा जनरेट किया जाता है। रेवेन्यू मतलब मनी रिसीव्ड। मनी कहाँ से रिसीव होती है। पब्लिक यहाँ पे हमने लिया है गवर्नमेंट को, कुछ पब्लिक की अथॉरिटीज़ को, जो कि क्या है, रेवेन्यू को जनरेट करती है, अपने रेवेन्यू को रेज करती है। रेवेन्यू के साथ में एक्सपेंडिचर करेगा। अब उसने क्या किया, मनी को रिसीव किया। जो उनके पास मनी आई, रिसीव हुई, बाद में उसको क्या करना है, खर्च भी करना है, एक्सपेंडिचर भी करना है। तो सारा कुछ ये किस में पढ़ा जाता है, पब्लिक फाइनेंस में, कि हमारी जो गवर्नमेंट है या पब्लिक अथॉरिटीज़ है वो कैसे अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, कैसे अलग अलग चीज़ों पे खर्चा करती है। तो ये सारा होता है आपकी पब्लिक फाइनेंस। और पब्लिक फाइनेंस फोकस किस पे करेगा कि कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑफ टैक्सेशन या पब्लिक एक्सपेंडिचर आपकी इकॉनमी को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। ये सारा कुछ इसमें पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन अदर वर्ड्स पब्लिक फाइनेंस क्या स्टडी करेगा कि कैसे जो अपनी पब्लिक अथॉरिटीज़ है वो रेवेन्यू को रेज करेगी, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करेगी सोसाइटी में, ताकि लोगों को क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, मैक्सिमम सोशल बेनिफिट वो लोग कर सके उस पैसे से जो रेवेन्यू रिसीव हुआ है। अब ये सोच के देखो कि जो गवर्नमेंट है वो पैसा रिसीव कहाँ से करेगी, हमसे ही करेगी, मतलब टैक्सेस के थ्रू करेगी। टैक्सेस के थ्रू जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है वो हम पे ही लगाएगी, मतलब हाँ एक्सपेंडिचर करेगी। दैट इज कॉल्ड योर पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक फाइनेंस और भी साथ में क्या स्टडी करता है कि हाउ एंड व्हेन गवर्नमेंट रेज पब्लिक डेब्ट। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर की ही बात नहीं की जाएगी, यहाँ पे बात की जाएगी आपकी डेब्ट की, मतलब कर्जे की, लोन वगैरह लेना। तो कई बार क्या हो जाता है ना, गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा हो जाता है, एक्सपेंडिचर कई बार ज़्यादा हो जाता है उसकी मनी इनकम रिसीव्ड से या उसकी इनकम से। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अब वो पैसा आएगा कहाँ से, खर्च उन्होंने ज़्यादा कैसे कर दिया। तो खर्च ज़्यादा इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने क्या किया, लोन लिया हुआ था डिफरेंट कंट्रीज़ के इंस्टीट्यूशन से या हमारे कंट्री के ही इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है। सो मैनेजेस फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक फाइनेंस ये भी पढ़ता है कि गवर्नमेंट में जो भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री बिठाई जाती है और भी अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको भी कैसे मैनेज करना है, स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करना है, ग्रोथ कैसे करनी है इकोनॉमी की, और मैनेज करना किसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब साथ ही में ये भी देखा जाएगा कि जो पैसा आया वो रिसोर्सेज को डिफरेंट लेयर्स में कैसे बांटा जाता है। लेयर्स हम लोग समझ सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और आपकी लोकल गवर्नमेंट है। इन लेयर्स में कैसे पैसे को बांटा जाता है। तो ये था पब्लिक फाइनेंस की इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है, पब्लिक अथॉरिटीज़। अथॉरिटीज़ अब कौन सी होती है, इट रेफर्स टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अलग अलग लेयर्स है गवर्नमेंट की जो आपकी कंट्री में ऑपरेट करती है। अगर हम लोग इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें तो पब्लिक अथॉरिटीज़ में 3 तरह की लेयर्स देखी जाती है। तो वो 3 लेयर्स कौन सी है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सेंटर पे काम करती है,
स्टेट गवर्नमेंट्स जो कि अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट्स में काम कर रही है, एंड लोकल गवर्नमेंट्स में आपका क्या आ जाता है, जैसे कि पंचायत समिति हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गया, जो कि आपके लोकल लेवल पे काम करती है। तो सबसे बड़ी आपकी सेंटर है, उसके बाद सेंटर के बाद आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स आपके लिए क्या काम करेगी, और लास्ट में आता है आपकी लोकल गवर्नमेंट्स। सर ये सारी की सारी जो गवर्नमेंट्स है ये अपने ही स्फीयर में काम करती है। जैसे कि हम मानकर चलें कि स्टेट है वो अपने स्टेट का सारा देखेगी कि किस स्टेट में उनको चुना गया है, उनके सारे कामकाज देखेगी। सेंटर है वो पूरे इंडिया लेवल को फोकस करेगी। तो अपने अपने उनके क्या है, स्फीयर्स होते हैं। पब्लिक फाइनेंस स्टडी करता है सारी की सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो इनमें अक्कर होती हैं, ये सारी की सारी जो लेयर्स हैं गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे जस्ट हमने बात किसकी की जा रही है, मनी की, मॉनेटरी थिंग्स की, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, और हमने साथ में देखा पब्लिक डेप्ट और जो भी गवर्नमेंट के आगे और भी एक्टिविटीज़ होंगी। अब मीनिंग एंड डेफिनेशन पे आ जाते हैं पब्लिक फाइनेंस की। जो वर्ड आपका पब्लिक है, पब्लिक का मतलब होता क्या है, पब्लिक इट मीन्स ग्रुप ऑफ द पीपल, लोगों का समूह है, कलेक्शन है, ग्रुप है, जो कि हमें किससे रिप्रेजेंट की जाती है, गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को पब्लिक का नाम दिया गया है। फाइनेंस का मतलब क्या हो गया, फाइनेंस दैट मीन्स मॉनेटरी रिसोर्सेज, कहाँ कहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, क्या रिसोर्सेज हैं। दस पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या हो गया, इट मीन्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज या इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब कितनी इनकम जनरेट हो रही है गवर्नमेंट को और वो खर्चा कहाँ पे कर रही है। जो वर्ड है पब्लिक फाइनेंस का वो किससे रिलेटेड है, फिस्क से। अब ये देखो यहाँ पे हमने डिस्कस किया होगा फिस्कल पॉलिसी के बारे में, तो फिस्कल पॉलिसी का ये उठा लिया। फिस्कल पॉलिसी का मतलब ही ये होता है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की जब बात की जाती है। इटालियन लैंग्वेज में जो फिस्क का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी, मतलब गवर्नमेंट का खजाना। सो द वर्ड पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या हो गया कि कैसी ट्रांजैक्शन होता है लेन देन, जो कि गवर्नमेंट करती है अपने खजाने से, अपने पैसे से, ट्रेजरी से। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो साथ में क्या हुआ कि ग्रेट इंक्रीज आया। गवर्नमेंट सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन पे ही काम नहीं करती, धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया गवर्नमेंट ने अपनी और भी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो अलॉन्ग विद इट जो स्कोप है पब्लिक फाइनेंस का वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा क्या होता गया, एक्सपैंड होता गया, बढ़ता ही गया, क्योंकि उन्होंने बाकी सारी एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया। नॉट ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट आर स्टडीड बट ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए, फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे लेके आएँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे की जाए, इनकम और वेल्थ में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो कि सभी के हाथ में पैसा हो, प्राइस में स्टेबिलिटी, स्थिरता कैसे लेके आई जा सके। तो ये सारा कुछ भी क्या है, पब्लिक फाइनेंस में स्टडी किया जाता है। एज सच प्रोफेसर मस्ग्रेव ने क्या कहा है, हैज़ कॉल्ड दिस पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एज पब्लिक इकोनॉमिक्स। अब ये देखो हम पब्लिक फाइनेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी और भी सारी एक्टिविटीज़ करनी है। इसको देखते हुए मस्ग्रेव ने क्या कहा, उन्होंने कहा उन्होंने इस थिंग को नाम क्या दिया, पब्लिक इकोनॉमिक्स, ना कि पब्लिक फाइनेंस, इंस्टेड ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अब हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। डेफिनेशंस पहले स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू बचनन पब्लिक फाइनेंस किसको स्टडी करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसकी, गवर्नमेंट की एज अ यूनिट, क्योंकि कलेक्शन है वो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ है, एज अ यूनिट वो काम करती है। तो वो जो भी एक्टिविटीज़ करेंगी उसको हम लोग पब्लिक फाइनेंस का नाम देते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ डाल्टन पब्लिक फाइनेंस किससे डील करता है, इनकम से, एक्सपेंडिचर से, किसकी, पब्लिक अथॉरिटीज़ की, एंड विद द मैनर इन विच वन इट एडजस्टेड विद द अदर, कि एक दूसरे के साथ में वो दोनों क्या होते जाएं, एडजस्ट होते जाएं, रेवेन्यू को इस्तेमाल किया जा सके, उसका एक्सपेंडिचर हो सके अच्छे तरीके से, तो उनके बीच में क्या है, एडजस्टमेंट भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि पब्लिक फाइनेंस में क्या क्या टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, क्या क्या डिस्कस करना है। स्कोप या फिर सब्जेक्ट मैटर है जो पब्लिक फाइनेंस का, उसका मतलब क्या है कि पब्लिक अथॉरिटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ करने जा रही है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है। मींस रेवेन्यू को कलेक्ट करना, पैसा रिसीव कैसे किया जा सकता है और उसको एलोकेट करना अमंग डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द इकोनॉमी, मतलब बांटना
बांटना कैसे है, अलग अलग ब्रांचेज ऑफ द इकोनॉमी में। बिसाइड्स द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, स्कोप या फिर सब्जेक्ट मैटर है जो पब्लिक फाइनेंस का, वो मॉडर्न टाइम्स में और भी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक रोल है जो गवर्नमेंट का, वो सिर्फ एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से ही रिलेट नहीं करता, बल्कि स्टेबिलिटी कैसे अचीव की जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे आए, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़े, इन सब से भी क्या है वो डील करती है हमारी आजकल की गवर्नमेंट, क्योंकि मॉडर्न टाइम्स में उनके फंक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं कि पब्लिक फाइनेंस को हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहला एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका द थ्योरी ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू, क्योंकि पहले पैसा क्या है, रिसीव होना चाहिए, रेवेन्यू आएगा, फिर ही आगे के रिसोर्सेज पे काम किया जाएगा। सो इट इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ऑल दो सोर्सेज या फिर मेथड्स जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या है रेवेन्यू को अर्न कर सकती है। ये ब्रांच है जो पब्लिक फाइनेंस की, वो प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे आ गया टैक्स, टैक्स से ही क्या है गवर्नमेंट हमसे पैसा रिसीव करती है, या फिर कैसे रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके, रेवेन्यू की क्लासिफिकेशन कैसे की जा सके। एक होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसका क्या मतलब है, जो हम लोग नोट इशू करवाते हैं, करेंसी को इशू करवाया जाता है अपने उनको मतलब खर्चे को बढ़ाने के लिए, कि कैसे गवर्नमेंट लोन्स वगैरह लेती है, करेंसी को इशू करती है। सो कंपैरेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट, ये सारा कुछ पढ़ा जाएगा। रेवेन्यू और ऑल्सो रिलेटेड इन एनालाइज्ड इन दिस पार्ट, तो रेवेन्यू को भी पूरे तरीके से एनालाइज किया जाता है इस पार्ट में। अब ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज टर्म्ड एज, अब ये ब्रांचेज आपको याद रखनी है कि मस्ग्रेव ने अलग अलग नाम दिए हैं इन सभी को। जो आपकी थ्योरी है ना पब्लिक रेवेन्यू की, मस्ग्रेव ने इसको क्या नाम दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच, क्योंकि गवर्नमेंट जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ है वो किस पे जनरली एम करती है कि लोगों के क्या है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, वेल्थ की, इनकम की, और साथ में इकोनॉमी में विकास भी हो सके, उसकी डेवलपमेंट भी की जा सके। तो मुस्ग्रेव ने इसको नाम दे दिया अपना डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच। ये था आपका पब्लिक रेवेन्यू के थ्योरी। सेकेंड बात करते हैं थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो प्रिंसिपल्स या प्रॉब्लम्स रिलेट करती हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, वो इस ब्रांच में देखी जा सकती है। वट एवर रिसोर्सेज गवर्नमेंट रेज, अब जितने भी गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज आ गए, उसके पास रेवेन्यू आ गया, तो इट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अब उसको क्या करना है आगे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। सो ये पॉसिबल कैसे हो सकेगा, थ्रू द पब्लिक एक्सपेंडिचर, खर्चा करके। अब मनी तो रिसीव कर ली गवर्नमेंट ने, अब वो संभाल के थोड़ी अपने पास रख लेगी, अब उसका क्या करेगी, उपयोग करेगी, खर्चा भी करेगी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा करेगी, डिफेंस पे करेगी, डेवलपमेंट करनी है इकोनॉमी में, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक वेलफेयर, प्राइस स्टेबिलिटी एक्सेट्रा, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट की तरफ से हैं उनमें वो लोग खर्चा करेंगे। दिस ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या स्टडी करता है, क्लासिफिकेशन करनी, या कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कैसे क्या कॉज है, ग्रोथ क्यों हो रही है पब्लिक एक्सपेंडिचर, खर्चा कहाँ पे करना है। थ्योरीज भी इसके साथ में बहुत ज़्यादा रिलेट की जा सकती है। सिंस दिस ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस किससे कंसर्न है, रिसोर्सेज में एलोकेट कैसे करना है, मतलब जो हमने पैसा रिसीव किया उसको आगे बांटना कैसे है, एलोकेट कैसे करना है अलग अलग ब्रांचेज ऑफ द इकोनॉमी में। अब देखो प्रोफेसर मस्ग्रेव ने इस ब्रांच को क्या नाम दिया है, एलोकेशन ब्रांच। अब पहले हमने क्या पढ़ा, थ्योरी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, उसमें उन्होंने नाम क्या दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच। अब पढ़ा है थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसमें क्या नाम दिया है आपका, एलोकेशन ब्रांच। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ पब्लिक डेप्ट। एट एनी टाइम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में एक्सीड इट्स रेवेन्यू। अब डेप्ट, कर्जा, लोन लेना ही क्यों पड़ा, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर देती है और इनकम उसकी क्या होती है, कम, जो मनी रिसीव होती है ना, देखो वो कम है, खर्चा उसने ज़्यादा कर दिया, डेफिसिट आ गया। इन दोनों में इक्वालिटी तो नहीं हुई ना, खर्चा ज़्यादा हो गया, रेवेन्यू कम है गवर्नमेंट का, तो इसका मतलब डेफिसिट आया है। अब इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लोन वगैरह लेती है, ठीक है। दिस ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस कंसर्न कैसे है कि कैसे गवर्नमेंट लोन को रेज करती है अलग अलग सोर्सेज से, ताकि गवर्नमेंट का शॉर्टफॉल ना हो जाए, मतलब या फिर शॉर्टफॉल में जो आई है गवर्नमेंट आपकी डेफिसिट में आई है उसको मीट किया जा सके, पूरा किया जा सके। बजट बिसाइड द सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेप्ट, ये पार्ट जो पब्लिक फाइनेंस का है ये भी स्टडी करता है
कि इम्पैक्ट क्या होने वाला है, जो डेप्ट लिया है, कर्जा लिया है, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, डेप्ट को मैनेज कैसे किया जाए, इंटरेस्ट। अब देखो कर्जा किसी से लिया, प्रिंसिपल अमाउंट तो उसको पे करना ही पड़ता है, साथ ही में हमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उनको पे करना पड़ता है। तो क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स के, रिडेम्पशन ऑफ द डेप्ट, मतलब कैसे आपने डेप्ट को क्या करना है, रीपे करना है, ताकि आपको उस कर्जे से छुटकारा मिल सके, उसको रीपेमेंट कैसे करनी है, उसके बहुत सारी मेथड्स होते हैं। दस जो स्टडी है थ्योरी ऑफ पब्लिक डेप्ट की, वो किस पे फोकस करेगा, सोर्सेज पे, और जो भी प्रॉब्लम्स है जिससे हम लोग लोन को रेज कर सकते हैं, और साथ ही में ये भी बात करेंगे कि कैसे हम लोगों ने जो लोन लिया है उसको रीपे कैसे करना है। तो यहाँ पे सारी बात किसकी हुई है, लोन्स की बात हुई है। क्यों किया है ये लोन रेज, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट का खर्चा अगर ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू से तो वो किस में चली जाती है, डेफिसिट में चली जाती है, और इस डेफिसिट को ही मीट आउट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट पे भार पड़ता है किसका, पब्लिक डेप्ट का। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये ब्रांच है जो पब्लिक फाइनेंस की, वो स्टडी करेगी इनकम को, एक्सपेंडिचर को, और साथ ही में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट की, पूरा जो ढांचा है उनके एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे काम कर रही है, इनकम एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है। सो ये रिलेट किससे करेगी, देखो पहले तो बजट को ड्राफ्ट कैसे करना है, फाइनेंस की बात की है ना, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, बजट को ड्राफ्ट कैसे करना है, एक्सेप्टेंस उसकी करनी है, और बाद में जो हमने बजट लेके आए हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी को भी देखना है, उसकी एप्लीकेशन पे भी पूरा काम करना है। तो ये था फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पब्लिक फाइनेंस का ही हिस्सा है। फिफ्थ बात करते हैं स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ की। प्रेजेंट टाइम्स में जो पब्लिक फाइनेंस है वो मेनली देखो किस पे कंसर्न है, स्टेबिलिटी पे, हर चीज़ में क्या आ जाए, स्थिरता आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, और बाकी अदर जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी। अब इस ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी लेके आती है, फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स लेके आती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी नेशन में हो सके। फिस्कल पॉलिसी में वही है सारा का सारा कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की ही बात की गई है। सो प्रोफेसर मसग्रेव ने देखो दोबारा से स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ की जो है आपकी थ्योरीज को, उसको क्या नाम दिया है, स्टेबलाइजेशन ब्रांच। ठीक है, कि स्टेबिलिटी कैसे लेके आनी है। तो शॉर्ट में हम क्या देख रहे हैं कि पब्लिक फाइनेंस के 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। पहली जो मुस्ग्रेव के अकॉर्डिंग थी आपकी एलोकेशन ब्रांच, ठीक है, या फिर हम अगर फर्स्ट की बात करें जो रेवेन्यू को उन्होंने नाम दिया था दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच, फिर आपकी एलोकेशन ब्रांच, फिर आपकी क्या आ जाती है, स्टेबलाइजेशन ब्रांच। तो ये था बच्चे आपका स्कोप या फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, मतलब पब्लिक फाइनेंस में पढ़ा क्या जाएगा, ये सारा कुछ हमने देख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं दैट इज नेचर ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। सॉरी, एक और पॉइंट रह गया दैट इज आपका फेडरल फाइनेंस। फेडरल फाइनेंस में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन है जो सोर्सेज ऑफ इनकम के, एक्सपेंडिचर के। अब देखो पैसा रिसीव हुआ, इनकम आई, खर्चा करना है, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इन पे ही काम करता है। एक सेंटर गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स होती है। अब फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंगली इनमें खर्चे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी पैसा इनकम रिसीव्ड हुई है इन दोनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये सारा कुछ इसमें स्टडी किया जाता है। तो दिस ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉपुलरली नोन एज फेडरल फाइनेंस, इसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं, फेडरल। देखो फेडरल सिस्टम का मतलब ही यही है कि आपने पावर्स को कैसे बांटा हुआ है, सेंटर में, स्टेट में, फिर स्टेट के आके लोकल गवर्नमेंट्स आ जाती है, तो ये सब की बात की गई है। शॉर्ट में बताया जाए तो 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू है, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन ब्रांच। ये तो 3 आपकी ब्रांचेस हो जाती हैं इकोनॉमी में या पब्लिक फाइनेंस की। अब बात करते हैं नेचर ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। नेचर का मतलब क्या होता है कि पब्लिक फाइनेंस जो आप पढ़ रहे हो, ये चीज़ पढ़ रहे हो, क्या वो साइंस में आती है या फिर आर्ट में आती है या दोनों में ही आती है। तो हम लोग देखेंगे, पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि पब्लिक फाइनेंस आपकी साइंस है, ठीक है, साइंस है। अब देखो साइंस होता क्या है, पहले साइंस है नहीं है, इन सब के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस का मीनिंग क्या होता है। साइंस का मीनिंग होता है कि एक सिस्टेमेटिक स्टडी किसी भी सब्जेक्ट की जिसमें क्या हो, कॉजल रिलेशनशिप हो फैक्ट्स के बीच में, कॉज एंड इफेक्ट देखते हो। जैसे कि देखो साइंस में हमने क्या बात की, कई बार हम साइंस का नाम लेते हो हमारे आगे क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ों की बात आती है ना। तो हम अगर
एग्जाम्पल ले लें, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो एक एप्पल ही नीचे गिरा था, उसको देखते हुए बाद में हमने क्या देखा कि जो एप्पल नीचे गिरा है कुछ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से गिरा है। एप्पल पे डिस्कशन हुआ, कॉज हुआ कि क्या कॉजेज थे, क्यों ये नीचे ही आया, क्यों ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो बाद में हमने क्या देखा, अलग अलग चीज़ों को ऊपर फेंकने की कोशिश की, वो भी क्या आ रही थी, नीचे आ रही थी। दैट मीन्स उसका जो प्रभाव देखा, इफेक्ट देखा। कॉजल रिलेशनशिप होता है, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और उसके प्रभाव क्या होते हैं। तो जो साइंस है वो आपकी यही चीज़ों को डिस्कस करती है। लेबोरेटरीज में देखो, कोई चीज़ को हमने एग्जामिन करना है, लेबोरेटरीज में लेके जाया जाता है, उसको अच्छे से डिस्कस किया जाता है, उसके पीछे पहले कारण ढूंढे जाते हैं, फिर उसका बाकी चीज़ों पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो भी देखा जाता है। तो साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है किसी भी सब्जेक्ट की, जो स्टडी किसको करता है, कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्स, फैक्ट्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप देखने की कोशिश की जाती है। तो आपकी जो पब्लिक फाइनेंस है वो भी तो यही है, वो भी तो एक तरह की सिस्टमेटिक स्टडी ही है, लेकिन किससे रिलेट करती है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से। रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है, दैट इज बाय द कॉजेज, और बाद में खर्चा हुआ, खर्चा हुआ वो किसी न किसी चीज़ पे क्या डालेगा, इफेक्ट डालेगा। तो सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है किसकी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की। और ये स्टडी भी करता है, देखो, कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्स रिलेटिंग टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इस रिलेशनशिप को भी स्टडी करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इट इज़ नॉन फ्रॉम द स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस दैट इफ टैक्सेज आर लेविड एट हाई रेट्स, अब मानकर चलो टैक्स लगाया गया बहुत हाई रेट्स पे, ये तो लगा दिया गया, ठीक है, अब रिलेशनशिप इसके साथ में क्या इफेक्ट हुआ, तो इसका इफेक्ट एडवर्स पड़ेगा किस पे, प्रोडक्शन पे भी और कंजप्शन पे भी, क्योंकि टैक्सेस बढ़ा दिए गए, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, प्रोडक्शन पे भी गलत इफेक्ट पड़ेगा, बुरा इफेक्ट पड़ेगा, और आपके जो कंजप्शन है उस पर भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि कोई चीज़ हम करते हैं उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, इसीलिए हमने पब्लिक फाइनेंस को क्या कहा कि ये साइंस है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टमेटिक स्टडी होती है। प्रोफेसर फ्रेंड हैज़ एडवांस्ड फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स, अब देखो इन्होंने क्या कहा कि पब्लिक फाइनेंस साइंस क्यों है, जिसके बारे में उन्होंने फॉलोइंग आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। सबसे पहला, पब्लिक फाइनेंस इज नॉट अ स्टडी ऑफ कंप्लीट नॉलेज अबाउट ह्यूमन बींग, रादर इट इज़ कंसर्न विद डेफिनेट एंड लिमिटेड फील्ड ऑफ ह्यूमन नॉलेज। अब पब्लिक फाइनेंस कि स्टडी ये नहीं है कि कंप्लीट नॉलेज एक ह्यूमन बीइंग में आपको कंप्लीट नॉलेज, क्योंकि ये पूरी वैसे साइंस नहीं है, एक ह्यूमन बॉडी के बारे में डिस्कशन नहीं की जा रही, इसकी स्टडी नहीं, रैदर ये किससे कंसर्न करती है, ह्यूमन की नॉलेज के बारे में। डेफिनेट एंड लिमिटेड फील्ड ऑफ ह्यूमन, क्योंकि एक फील्ड है, पब्लिक फाइनेंस क्या है, रेवेन्यू जनरेट होना, पैसा जनरेट होना, एक्सपेंडिचर करना, डेप्ट लेना, ये एक तरीके आपकी नॉलेज को बढ़ाता है, उसकी एक फील्ड है, कोई डेफिनेट इंटरेस्ट लेके चलते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस आपकी ह्यूमन बीइंग को नहीं, बल्कि ये किससे कंसर्न है, आपकी ह्यूमन नॉलेज से। एक तो ये इन्होंने बताया। सेकंड क्या चीज़ है, पब्लिक फाइनेंस एक सिस्टमेटिक स्टडी है, किसकी, फैक्ट्स की, प्रिंसिपल्स की, जो कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेट करती है। हमने पढ़ा ही है क्योंकि सिस्टमेटिक स्टडी होती है, इसमें साइंटिफिक मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं जब आपने पब्लिक फाइनेंस को स्टडी करना है, जो कि हम आगे देखेंगे भी कि बहुत सारी थ्योरीज आई, बहुत सारे फॉर्मूलेज आए जिससे इन चीज़ों को निकाला जा सकता है। लास्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर एम्पेरिकल, कि जो भी इसके प्रिंसिपल्स होते हैं पब्लिक फाइनेंस के, वो किसी न किसी प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस होते हैं, कोई ना कोई क्वांटिटेटिव टर्म्स को, कोई डाटा कलेक्ट करके किसी चीज़ पे पहुंचा जा सकता है। तो जिस वजह से इन्होंने कहा कि पब्लिक फाइनेंस आपकी क्या है, साइंस है। अब साइंस भी तो दो तरह की होती है, साइंस होती है दो तरीके की, एक होती है पॉजिटिव साइंस, एक होती है नॉर्मेटिव साइंस। अब पॉजिटिव साइंस में क्या होगा कि वन नोज अबाउट फैक्चुअल सिचुएशन, आपको अभी की सिचुएशन के बारे में पूरा पता है, फैक्ट से पता है, फैक्ट्स मतलब जो आपको पता है, जैसे मैंने कह दिया व्हाट इज़, क्या है, क्या दिख रहा है आप लोगों को, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव साइंस। जैसे गवर्नमेंट ने डाटा रिलीज किया कि हम इतना बजट रखेंगे पूरे इकोनॉमी का, मतलब व्हाट इज़, ये है आपका बजट, कितना रखा गया है। एज अगेंस्ट इट जो नॉर्मेटिव साइंस है वो क्या बताएगी, नॉर्म्स या फिर आइडल्स, मतलब क्या होना चाहिए, वट ऑट टू बी, इसमें हम लोग बात करेंगे सजेशंस की, कंप्लेंट्स की, ठीक है। पॉजिटिव जस्ट हमने फैक्ट को बता दिया, व्हाट इज़ क्या है,
नॉर्मेटिव मतलब जब हमने उसके आइडियल्स नॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया, ये बताया कि क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, मीन्स वैल्यू जजमेंट्स की यहाँ पे बात की जाएगी नॉर्मेटिव साइंस में। बाय द स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस वन गेट्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कईयों को क्या है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, डाटा रिलेटेड मिल जाता है, किससे अबाउट गवर्नमेंट रेवेन्यू की प्रॉब्लम्स क्या है, एक्सपेंडिचर की क्या है, और साथ में हमें सुजेशंस भी तो मिल जाती हैं। अगर मान के चलो पॉवर्टी है, गरीबी है देश में, तो ये आपका क्या है, एक तरह का हमें पता लग गया व्हाट इज गरीबी है, उसके पीछे क्या कारण है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है, क्या सुजेशन दोगे, तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे बात की है नॉर्मेटिव साइंस की, सुजेशंस को ऑफर किया जाता है। एग्जाम्पल स्टडी जो है पब्लिक फाइनेंस की वो आपको बताती है डिफरेंट डिफरेंट काइंड के टैक्सेस के बारे में बता दिया, राइस बता दिया पब्लिक एक्सपेंडिचर में, पब्लिक डेप्ट में। अब ये सारे क्या है फैक्ट्स हैं। नॉलेज इन दी सभी फैक्ट्स की नॉलेज से क्या होती है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, फैक्ट के बारे में पता लगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, तो पब्लिक फाइनेंस एक तरह की क्या है, यह पॉजिटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस का तो हो गया। जो स्टडी है पब्लिक फाइनेंस की वो ये भी तो बताती है कितनी क्वांटिटी में टैक्स को लगाया गया, क्या जो टैक्सेस लगाए गए वो डायरेक्ट थे या इनडायरेक्ट। अब ये देखो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, आगे पूरा चैप्टर आएगा। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट है टैक्सेस का, वो एक ही पर्सन मतलब उसी पर्सन पे पड़ता है। जैसे कि इनकम टैक्स, जैसे वो मेरी इनकम पे ही पड़ेगा, मुझे ही उसको चुकाना पड़ेगा, मेरे पे टैक्स लगा मुझे ही चुकाना पड़ा। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट में होता है कि टैक्स किसी पे लगा था लेकिन उसका बोझ, उसका बर्डन किसी और पे गया। जैसे कि सेलर है, सेलर पे मान के चलो टैक्सेस लगे हैं, क्लोथ की दुकान है, उनको वहाँ पे टैक्सेस लगे, सेलर ने आगे क्या किया, वो टैक्सेस का बर्डन हम पे डाल दिया, मतलब बायर पे डाल दिया, तो दैट मीन्स वो होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, जहाँ पे इम्पैक्ट इंसिडेंट दोनों पर्सन्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये तरीके के टैक्सेस हो सकते हैं। ऑन व्हाट आइटम्स, किन आइटम्स पे टैक्सेस ज़्यादा लगाए गए, किन पे कम लगाए गए, कहाँ पे गवर्नमेंट ने खर्चा कम किया है, तो ये सारा कुछ भी देखा जाता है। तो पब्लिक फाइनेंस आपकी क्या है, नॉर्मेटिव साइंस भी है, क्योंकि हमने जस्ट ये बताया टैक्स लगाए, ठीक है, लेकिन आगे भी सारी उसकी डिटेल में डिस्कशन करनी, ये सारा कोई सजेशन करनी, ये सारा आपका नॉर्मेटिव साइंस में आता है। तो पब्लिक जो आपकी स्टडी है पब्लिक फाइनेंस की, वो सजेशंस भी देती है किससे रिगार्डिंग, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से रिगार्डिंग गवर्नमेंट की, जो कि आपकी फैक्चुअल पोजीशन को देखते हुए हम लोग लेते हैं। सेकंड आपकी बात है पब्लिक फाइनेंस इज एन आर्ट। अभी साइंस का पता लग गया, क्यों है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक स्टडी है, कॉज इफेक्ट सारा रिलेशनशिप बताती भी है। अब आर्ट क्यों है, इन द वर्ड्स ऑफ J.N. Keynes, आर्ट क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज फॉर अचीविंग डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स। मतलब आपको पहले उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, फिर उस नॉलेज को यूज़ करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचना। अब फिजिकल पॉलिसी इसका बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, आपके पब्लिक फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरी आपको नॉलेज देगा गवर्नमेंट के रेवेन्यू की और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या थे पहले ही हमने डिस्कस किया, फुल एम्प्लॉयमेंट देना, इकोनॉमिक इक्वालिटी होना, डेवलपमेंट करना, प्राइस स्टेबिलिटी देना, ये सारे क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए इकोनॉमिक इक्वालिटी, टैक्सेस आर लेविड एट प्रोग्रेसिव रेट। अब प्रोग्रेसिव रेट पे टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, मतलब जिनकी इनकम ज़्यादा है, ठीक है, उन पे ज़्यादा टैक्स, और जिनकी इनकम कम है उन पे कम टैक्स। मतलब इनकम के अकॉर्डिंग आपके टैक्स रेट्स क्या हैं, चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में यही स्ट्रक्चर चलता है प्रोग्रेसिव टैक्स रेट का। तो इक्वालिटी जो है टैक्सेस में वो लेविड होती है प्रोग्रेसिव रेट में। मैग्नीट्यूड ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑल्सो इन्हांस टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब डेवलपमेंट पे कितना खर्चा किया जा रहा है ये भी देखा जाता है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी कंट्री की ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सिंस एवरी टैक्स इज लाइकली टू बी अपोज्ड, इट बिकम असेंशियल टू प्लान देयर टाइमिंग एंड वॉल्यूम। अब देखो हमने टैक्स को इम्पोज करवाना है, ये असेंशियल हो जाता है किस टाइम पे, किस वॉल्यूम में आपको उस टैक्स को इम्प्लाई करना है, पोस्ट करना है। प्रोसेस होती है जो भी टैक्स को लगाने की, वो सारी क्या है, एक तरह की कला ही है, एक तरह की
आर्ट ही है, क्योंकि हमने देखा कि अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना ताकि ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके। तो टैक्स को लेवी क्यों करवाया जा रहा है? ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सको। तो लेविंग ऑफ द टैक्सेस जो भी प्रोसेस चलती है वो एक तरह की आर्ट ही है। अब बजट को बनाना, ठीक है, बजट को बनाना वो भी एक तरह की क्या है? आर्ट ही है। तो स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस हेल्पफुल है आपकी अलग अलग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस आपकी आर्ट भी है, क्योंकि आर्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना अपनी नॉलेज के साथ में। तो ये इस वजह से आर्ट भी गिनी जाती है। शॉर्ट में कहा जाए तो पब्लिक फाइनेंस आपकी दोनों है, इट इज़ साइंस एंड आर्ट, इट इज़ पॉजिटिव साइंस एज वेल एज अ नॉर्मेटिव साइंस। तो आपकी पब्लिक इकोनॉमिक्स दोनों है, पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। अब जो ये टॉपिक है वो भी देख लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज भी बनाई गई थी कि नेचर क्या है पब्लिक फाइनेंस का, मतलब अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग अपनी कंसेप्ट दिए हैं, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली चीज़, प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अब पब्लिक फाइनेंस की प्योर थ्योरी दी गई थी, इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय सेलिगमैन। इनके अकॉर्डिंग पब्लिक फाइनेंस का इज एन ऑब्जेक्टिव स्टडी है आपकी रेवेन्यू की, एक्सपेंडिचर की और डेप्ट की। ये उन्होंने ये देखो क्या बताया कि आपकी पब्लिक फाइनेंस क्या है, एक पॉजिटिव साइंस है एंड हैज़ नो रिलेशन विद द पब्लिक वेलफेयर। उनका मानना था कि ये जस्ट एक पॉजिटिव साइंस है, फैक्ट्स को ही बताती है, इन्होंने कोई रिलेशनशिप आपकी पब्लिक वेलफेयर के साथ में नहीं बताई। सेकंड बात करते हैं सोशल पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। अब ये थ्योरी किसने प्रोपाउंड की थी? एडजवर्थ, पिगो एंड वगनर ने। इनके अकॉर्डिंग देखो पब्लिक फाइनेंस क्या है, इट इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस। पहले देखो सेलिगमैन ने अपनी प्योर थ्योरी में कहा पब्लिक फाइनेंस एक पॉजिटिव साइंस है। सोशल पॉलिटिकल थ्योरी में एडजवर्थ, पिगो एंड वैगनर ने कहा ये नॉर्मेटिव साइंस है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर को करना बाय अडॉप्टिंग दी फिस्कल पॉलिसीज़ को, जो इंस्ट्रूमेंट को अडॉप्ट करते हुए। थर्ड देखो अब थ्योरी ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स। अब ये दी थी लॉर्ड केन्स ने। अब ये नया अप्रोच था इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्टेबलाइजिंग की बात की है, लेवल ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, डिमांड को स्टेबल कैसे करना है। सो द इकोनॉमी इंसुलेटेड फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइसेस, ताकि इकोनॉमी यहाँ पे दूर रह सके, फ्लक्चुएशंस ना आए इतनी ज़्यादा प्राइसेस में। ये जस्ट इन्होंने यहाँ पे ये बात की है, इनके अकॉर्डिंग कोई ये तर्क नहीं दिया गया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। फोर्थ बात करते हैं थ्योरी ऑफ द फंक्शनल फाइनेंस। अब ये थ्योरी प्रोपाउंड की गई थी प्रोफेसर लर्नर के द्वारा। उन्होंने बताया था कि फिजिकल मेजर्स को इवेल्यूएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ किसका इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे किस कैसा होगा, इनकम पे क्या होगा, सारी की सारी इकोनॉमी को देखते हुए। फॉर एग्जांपल देखो, मेन ऑब्जेक्टिव है टैक्सेशन का इज नॉट टू कलेक्ट फंड्स फॉर द स्टेट बट टू रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। अब ये देखो गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए ना कि सिर्फ अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, लेकिन टैक्सेस लगाए ताकि आपके हाथ में पैसा कम हो सके, क्योंकि आप उन्होंने स्टेबल करना है इकोनॉमी को, जिस वजह से टैक्सेस लगाने पड़ते हैं कि कोई ना कोई रीज़न होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। सो ये थ्योरी क्या एग्जामिन करती है? पब्लिक फाइनेंस एज एन आर्ट। अब ये देखो इन्होंने पब्लिक फाइनेंस को आर्ट कहा है, कला कहा है, अकॉर्डिंग टू लर्नर विद द थ्योरी ऑफ द फंक्शनल फाइनेंस। नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरी ऑफ एक्टिवेटिंग फाइनेंस। ये थ्योरी भी ट्रीट करती है पब्लिक फाइनेंस को आर्ट की तरह। लर्नर ने जैसे कहा था ना ये आर्ट है, तो एक्टिवेटिंग फाइनेंस भी कहती है ये आर्ट है। मेन डिफरेंस क्या है फिर इस थ्योरी में और आपकी फंक्शनल फाइनेंस की थ्योरी में, मतलब लर्नर की थ्योरी में और इस थ्योरी में मेन डिफरेंस क्या है? इज दैट whereas the latter is based on the assumption that fall in public expenditure। अब लेटर मतलब जो ये वाली एक्टिवेटिंग फाइनेंस की थ्योरी है ना, वो आपकी कहती है कि अगर खर्चा कम हो गया, पब्लिक फाइनेंस कम हो जाए ना, तो इससे इनइक्वालिटी आती है डिमांड और सप्लाई में, क्योंकि गवर्नमेंट इतना खर्चा नहीं कर रही हमारे पे, फॉल आ रहा है एक्सपेंडिचर में, जिससे इनइक्वालिटी बढ़ती है डिमांड और सप्लाई में। थ्योरी ऑफ एक्टिवेटिंग फाइनेंस किस पे बेस है? ऑन द अजम्पशन दैट नेशनल इनकम किसका रिजल्ट होता है? सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का। मतलब इनकम है जो आपकी वाई इनकम है, वो किसका फंक्शन होता है? सेविंग का और इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज़ का। इन ऑर्डर टू इंक्रीज नेशनल इनकम, अगर नेशनल इनकम को बढ़ाना है तो फिजिकल पॉलिसी शुड इंश्योर ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अच्छे से रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करना, उसको एलोकेट करना, उसको बांटना।
ठीक है। तो मतलब ये थ्योरी ने ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। अब जो फंक्शनल फाइनेंस वाली थ्योरी थी उसने ज़्यादा स्ट्रेस किस पे दिया था, पॉलिसीज़, जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं एक्सपेंडिचर के लिए। यहाँ पे बात किसकी की गई है, नेशनल इनकम की, कि नेशनल इनकम किस पे डिपेंडेंट है, सेविंग पे, इन्वेस्टमेंट पे और ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना, इस तरह से फिस्कल पॉलिसी को अपनाना। लेकिन जो आपका फंक्शनल फाइनेंस था वो ज़्यादा स्ट्रेस किस पे देता था कि गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज लेके आ रही है एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। सो ऑन द कंट्रेरी थ्योरी ऑफ जो एक्टिविटी फाइनेंस है उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है, इनकम को और आउटपुट को। और थ्योरी ऑफ जो आपकी लर्नर की थी, फंक्शनल फाइनेंस वाली थी, इन्होंने ज़्यादा किस पे ध्यान दिया था, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर पे, गवर्नमेंट के खर्चे पे ध्यान दिया था। तो ये सारी की सारी थ्योरीज थी जो कि रिलेट करती है आपकी पब्लिक फाइनेंस से। तो ये थोड़ा सा आप जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। आई होप ये वाला लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।